हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम के परिचय के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में जैव प्रक्रम का सबसे पहला प्रोसेस होता है, मतलब किसी जीव को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी उसके लिए होता है भोजन करना। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भोजन करना को हम वैज्ञानिक भाषा में पोषण कहते हैं। चलिए आज हम पोषण के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पोषण के बारे में चर्चा करने से पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण होता क्या है। देखिए, किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन करना आवश्यक होता है, और जब कोई जीव भोजन करता है और भोजन उसके शरीर में जाकर के पचता है और पाचन के बाद शरीर में उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, जिससे वो एनर्जी बनाता है। तो किसी भी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करने के बाद उस भोजन से पोषक तत्वों को सोख करके खींच करके ऊर्जा प्रदान करने की जो टोटल प्रक्रिया होता है उसी को हम पोषण कहते हैं। देखिए, पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो अपने दैनिक जीवन में जितना कुछ भी खाते हैं, चाहे आप कुछ भी, जैसे दाल हो गया, चाहे आप कुछ भी खाते हैं, तो अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो एक भी चीज़ ऐसा खाने वाला नहीं है जो आप खुद से बनाए खाते हैं। अगर आप चावल लेंगे तो चावल धान का बनता है और धान पेड़ में उगता है। अगर आप सोयाबीन लेंगे तो सोयाबीन भी पेड़ से आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप खुद से बना के खाते हैं। तो वैसा जीव जो किसी अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर डिपेंडेंट रहता है उसे हम परपोषण कहते हैं, और उस जीव को परपोषी जीव कहा जाता है। जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, तो ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। इसको वायुमंडल में जो मिल, जैसे कि वायु में इसको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जमीन से जल हो गया, खनिज लवण हो गया, ये इन्हीं सभी चीज़ों का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है। लेकिन हम मनुष्य या मनुष्य के छोड़कर कोई जितने भी जीव हैं, ये सब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा जीव जो किसी और पर डिपेंडेंट होता है अपने भोजन के लिए, किसी और पर आश्रित होता है, उसको कहते हैं परपोषी जीव, और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको कहते हैं स्वपोषी जीव। चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं, वापस इधर आते हैं पोषण के टाइप में। तो पोषण के अंतर्गत आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट को। तो सबसे पहले प्लांट में पोषण को समझते हैं। देखिए, पेड़ पौधा अपने भोजन के लिए एक प्रक्रिया अपनाती है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण को पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण। आप ध्यान दिए होंगे कि आपके घर में जो भोजन बनता है, तो भोजन बनाने के लिए अलग अलग वस्तुएं होती है। जैसे आपको भोजन के सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, और जिस स्थान पर आप भोजन बनाएंगे वहाँ पे एक चूल्हा होना चाहिए, और जिस बर्तन में आप भोजन में वो बर्तन होना चाहिए। उसी तरह ये लगभग सेम स्ट्रक्चर पेड़ पौधे के पास भी होता है। जैसे हम लोग भोजन से सब्जी उब्जी बनाने के लिए लोहिया का इस्तेमाल करते हैं, फर्क इतना है कि पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट को उपयोग करता है। जैसे हम लोग लोहिया में सब्जी उब्जी डालते हैं, तो पेड़ पौधा क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, खनिज लवण इत्यादि इत्यादि डालता है। और जैसे हम लोग ईंधन के रूप में गैस का इस्तेमाल करते हैं या जलावन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेड़ पौधा ईंधन के रूप में सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः चाहिए क्या क्या। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के सबसे पहले चाहिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश। दूसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा चाहिए जल, और जल के साथ साथ मिला हुआ रहता है खनिज लवण। क्या चाहिए? खनिज लवण। और चौथा चाहिए इसको, उसके पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत होता है क्लोरोफिल। इसको चौथा चाहिए क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्लोरोफिल। अब ध्यान से देखिए कि सूर्य का प्रकाश इसको सूर्य से मिल जाता है, CO2 इसको वायुमंडल से मिल जाता है, खनिज लवण इसको जमीन से मिल जाता है, और क्लोरोफिल उसको अपने पास ही पत्ती के पास ही रहता है। ये इन सभी चीज़ों का उपयोग करके अपना प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। चलिए अब हम समझते हैं कि पत्ती के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। सपोज कीजिए कि ये किसी प्लांट का एक पत्ती है। चलिए, इस पत्ती में मुख्यतः दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक, इस पत्ती के अंतर्गत छिद्र पाया जाता है जो हम नगण्य आंखों से नहीं देख पाएंगे, अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा। और छिद्र के साइड में हल्का हल्का धब्बा पाया जाता है। यही धब्बा एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और ये छिद्र को हम स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। देखिए होता क्या है, जैसे वायुमंडल से जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है पेड़ पौधा को, ये स्टोमाटा को खोल देता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ चित्र में दिख रहा होगा। तो स्टोमाटा को ये ओपन करता है और स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको क्लोरोफिल के पास क्लोरोप्लास्ट में जाके एडजस्ट कर देता है। उसके बाद जमीन से वो जल और खनिज लवण को लेता है, और उसी जल और खनिज लवण को जमीन से पत्ती के इस भाग से प्रेरित होकर निकलता है, और पत्ती के जो सिराएं निकलती है, इसी सिरा के से होते हुए पत्ती के विभिन्न भागों में जल जाता है। अब होता क्या है, अब पत्ती के पास सूर्य का रोशनी जाएगा। अब इस सूर्य के रोशनी से जल का अणु
जल का टोटल का फॉर्मूला H2 और O होता है, जल का अणु H2 + O में टूट जाता है और ये ऑक्सीजन जो बचता है पूर्णतः, ये ऑक्सीजन जिस रास्ते से हम कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करेंगे, जिसको हम रास्ते क्या कहते हैं, स्टोमाटा, तो इसी रास्ते होते हुए हम O2 को फिर बाहर भी छोड़ देते हैं, जिसका उपयोग मनुष्य या कोई भी जीव सांस लेने में करता है। समझ में आ गया ना। अब आप कहते होंगे कि ऑक्सीजन को कहाँ से मिलता है, वायुमंडल से। अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन मुख्यतः पेड़ पौधे के छोड़े हुए वेस्ट मटेरियल से प्राप्त करते हैं। अगर कहिएगा इस तरह से तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा चीज़ अंदर लेते हैं, बस ऐसा नहीं है। जो पेड़ पौधा का जो वेस्ट मटेरियल बचा है ऑक्सीजन, उसको हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता कुछ नहीं है, ये H2 जो साइड हुआ है, ये H2 इधर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, इधर जल का कोई अणु H2 ही बचा था, बाद बाकी सूर्य प्रकाश H2 को तोड़ दिया, बचा इधर क्लोरोफिल अब प्लस इधर कार्बन डाइऑक्साइड अब प्लस जल, ये तीनों मिलकर के पेड़ पौधा का भोजन, जिसको कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे के लिए पोषक तत्व, उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। अगर इसका आप फॉर्मूला देखो C6H12O6 होता है, इनका निर्माण करता है और इन्हीं का उपयोग वो अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसी से वो इनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इन्हीं का उपयोग अपने मतलब कि वृद्धि के लिए, ब्रॉड होने के लिए, नए पेड़ पौधे को जन्म देने के लिए, बीज बनाने के लिए, फल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा। शायद आपको प्रकाश संश्लेषण क्लियर होगा। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए एक मेन प्रक्रिया जो होता है वो आप समझिए ध्यान से। जल और खनिज लवण का अवशोषण किसी भी प्लांट में उसके जड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अगर आप एक प्लांट देखिए, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अंदर के स्ट्रक्चर एक लंबा सा जड़ हो गया और इसमें से पतली पतली केशिकाएं निकली हुई रहती है। ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पेड़ पौधा जल और खनिज लवण का अवशोषण किसके द्वारा करता है, तो बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि ऐसा जवाब मार देते हैं कि पेड़ पौधा जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। बस ऐसा नहीं है। ये मोटा वाला जड़ पेड़ पौधा को सिर्फ खड़ा रखने का काम करता है। मुख्यतः जल और खनिज लवण का अवशोषण जड़ नहीं करता है, बल्कि जड़ में उपस्थित जो पतली पतली केशिकाएं होती है, नस होता है, एक पतले पतले में झुर्रीदार टाइप का होता है, इसको कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम। इसके द्वारा मुख्यतः वह जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है और इसी के रास्ते ये जल ऊपर जाता है, ऊपर में इसका प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में यहाँ से अगर पेड़ पौधा 100% जल को एब्जॉर्ब कर रहा है तो प्रकाश संश्लेषण में मैक्सिमम 4% 5% जल का ही उपयोग होता है। बाकी बात जल पेड़ पौधा वाष्प उत्सर्जन द्वारा बाहर कर देता है। समझ में आ गया। और पुनः वो बल वाष्प के रूप में बाहर निकल करके वायुमंडल में चले जाता है। चलिए, शायद आपको पेड़ पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी, प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा। चलिए वापस अब हम चलते हैं जीव पे। जीव के अंतर्गत मुख्यतः पोषण, सबसे पहले जीव के बारे में पढ़ना, अगर आप 10th के लेवल पे देखें तो सबसे पहले आपको अमीबा को पढ़ना है। क्या क्यों पढ़ना है? अमीबा को। और दूसरा पढ़ना आपको पैरामीशियम को, और तीसरा पढ़ना है मनुष्य को। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। सबसे पहले अमीबा और पैरामीशियम पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। न करो।